वसीम, आपको सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 एग्ज़ाम में आपने ऑल इंडिया 7th रैंक प्राप्त किया है, राइट? मुझे श्योर है खुद परिवार में बड़ी खुशी का माहौल बना होगा। काफ़ी। थोड़ा समय हो गया, सेलिब्रेशन अभी चल ही रहा अभी तो घर पे मैं हूँ नहीं, मैं एकेडमी में हूँ, तो हाँ सेलिब्रेशन तो एक्चुअली हर दिन ही होता है दिमाग में, तो है। हाँ, हर दिन उठ के लगता है कि चलो एग्जाम हो गया। हो गया। कैसा महसूस हो रहा है आपको? एक बार अब फाइनली एक मंजिल प्राप्त कर चुके हैं। हाउ आर यू फीलिंग? काफ़ी रिलीफ आई थिंक महसूस हो रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट फीलिंग। जब मैंने रिजल्ट देखा भी था उस टाइम भी मेरे को ये लगा था कि चलो फिर से नहीं लिखना है। मतलब वो वाला जो फीलिंग होता है। ये एक बड़ा कॉमन एक जो रिएक्शन आता है जब मैं पूछता हूँ कि कहते हैं सर बड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है, तो ये रिलीफ वर्ड क्या है? मतलब रिलीफ का ये है कि जब आप रातों रात दिन कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हो, आपका स्ट्रेस होता है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम साइकिल में ना चले जाएं, कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, फिर 15 दिन बाद प्रीलिम्स है और आपको पता भी नहीं प्रीलिम्स लिखना पड़ेगा कि नहीं। फिर आपका रिजल्ट अगर आ गया उन 15 दिन में और आपकी रैंक अच्छी आ गई और आपको पता चल गया कि आपको नहीं लिखना है, आप चक्रव्यूह से बाहर आ गए, तो वो खुशी होती है अंदर से कि हाँ, मतलब रिलीफ होता है। अदरवाइज आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं यार कितने अटेम्प्ट्स बाद होगा। और खासकर प्रीलिम से इंटरव्यू का सफर लगभग ऐसे हो जाता है जैसे सांप और सीढ़ी का खेल नहीं होता, पहुंच गए और फिर वापस आ गए सीधे। वो जो जैसे सिसिफस का वो लेजेंड है कि रॉक ऊपर लेता जा रहा अपहिल, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रहे हैं ऐसे। हाँ, तो बहुत अच्छा। एक्चुअली एक ग्रिलिंग प्रोसेस तो है ही, नेचुरली इंडिया की टॉप मोस्ट सर्विस है, एंड आप जिस सर्विस में जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन गवर्नेंस। तो नेचुरली यूपीएससी भी उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट चॉइसेस पे ही वर्क करती है, तो चुनौतियाँ भी बढ़ जाती हैं। यस। हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम चाहते हैं कि अपने बारे में और अपने परिवार और एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएं। तो मैं वसीम अहमद भट्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मैंने स्कूलिंग की थी। एक छोटा सा टाउन है वहाँ, डूरू शाहबाद। वहाँ से मैंने 12th तक स्कूलिंग की थी। उसके बाद में NIT श्रीनगर से बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में। सो मेरे घर में मेरे पापा मम्मी हैं। पापा गवर्नमेंट सर्विस में हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरे 3 यंगर सिबलिंग्स हैं। मैं सबसे आई एम द एल्डेस्ट। बाकी अभी पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में। सो दैट इज़ ब्रीफली द मोस्ट ऑफ द थिंग्स। 2019 में मैंने बीटेक ख़त्म किया था। उसके बाद 2020 मेरा पहला अटैम्प्ट था और ये 2022 थर्ड अटैम्प्ट। नॉर्मली इच्छाएं तो हर इंसान रखता है कि मैं कुछ बड़ा काम कर जाऊं, लेकिन गोल सेटिंग अपने आप में एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। जब इंसान करता है तभी पाता है। तो नेचुरली आज आप जहाँ हैं, एक ज़बरदस्त गोल सेटिंग का माहौल बना होगा, ये आपने बनाया होगा तब जा कर के हुआ। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको IAS बनना है? सर ये आइडिया तो मोस्टली मतलब कॉलेज में मैं जब था, तो थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में एक्चुअली ये कॉन्क्रेटाइज हुआ आइडिया। मेरे डैड ने तो बहुत पहले से सोच रखा था। मतलब उनका आइडिया ये था कि हाँ मेरा बेटा कभी DM बनेगा और समथिंग। बट मेरे दिमाग में ये था कि चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। फिर कॉलेज में थोड़ा एक्सपोजर मिला बाकी चीज़ों का। मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में भी पता चला, लाइक सिलेबस क्या है, कैसे होता है एग्ज़ाम, कितने स्टेजेस हैं, और थोड़ा शौक बढ़ गया इसका कि चलो कर लेते हैं। सो उस टाइम पे थोड़ा कॉन्क्रेटाइज हुआ आइडिया कि चलो कॉलेज से निकल के मैं प्रॉपरली पढ़ाई करूँगा इस चीज़ की। देखिए क्या है, अभी आपने एक शब्द यूज़ किया, बेटा DM बनेगा। एक्चुअली जब भी IAS की तैयारी शुरू होती है तो सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट आता है कि DM बनेगा, हाँ हाँ क्योंकि सबसे नज़दीक और पावरफुल पोजीशन में ये दिखता है, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो काफ़ी अर्ली एज में आपको जब ये कहा गया कि बेटा DM बनेगा, तो उसको आपने नर्चर करके अपने दिमाग में, जिसको कहते हैं ना सीड पड़ गया, लेकिन आपने इवॉल्व किया इसको कि ये मेरा, चूँकि सिर्फ कहने से नहीं होता, ये ड्रीम सिर्फ आपके फादर का ड्रीम कर रहा था, तो वो कभी भी ये सपना जो आपका बिखर सकता था, लेकिन आपने उसको अपना बनाया। राइट। उसको कैसे प्रोसेस किया आपने? उसका ऐसा था कि फिर मैंने खुद से देखा कि सिविल सर्वेंट्स ने फॉर एग्जांपल कितना काम किया है, तो मुझे एक्चुअली में पता चला कि DM का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी सोसाइटी में। बिकॉज एक्चुअली DM इज़ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टेट। एक हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे छोटा हमारा डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट आता है, और लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे जानते हैं जो सबको जो अथॉरिटी होती है विच इज़ DM। अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल्स में या कुछ भी, तो उसमें DM ही फेस होता है। तो लोगों को वो लगता है कि चलो हाँ, मतलब DM इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो उसके बेसिस पे हमारे पेरेंट्स में भी मतलब ऐसा था कि हाँ DM बनेगा। बट मैंने जब लेटर ऑन मेरे को अच्छे से ये रियलाइज़ हुआ व्हेन आई वाज इन कॉलेज
तो तब मैंने, बिकॉज आई गॉट मोर एक्सपोजर टू सिविल सर्वेंट्स, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा पता चलता है, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने इतना मतलब अच्छा काम किया है लोगों के लिए, तो मुझे लगा यार अगर मैं भी ये एग्ज़ाम कर पाऊंगा तो होपफुली आई विल बी एबल टू डू बेटर, एंड इवन इफ आई डोंट डू द एग्जाम एटलीस्ट दिस एग्जाम विल मेक मी इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज सिलेबस उस हिसाब से। आपने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही आपकी, यदि नहीं भी हुआ तो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा, क्योंकि ये करिकुलम ऐसा है, प्रोसेस ऐसा है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो नहीं भी बन पाए लेकिन सिंसियरली मेहनत कर रहे थे, तो बिजनेस वर्ल्ड में जाके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मिलीनियर बिलीनियर बन गए। मीडिया में गए तो वहाँ भी बड़ा एक्सेलेंट काम कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसके अहमियत को फ्यूचर एस्पायरेंट्स समझें कि सिंसियर एफर्ट लेने का कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यदि आप कहीं मिस कर गए सिविल सर्विसेज में तो कोई छोटा नहीं, कुछ और हो सकता है, बड़ा काम कर जाएं अपने लाइफ में। तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक अनुभव। सर पर्सनली जो मेरे को एक चीज़ लगी है अबाउट दिस सिलेबसेस की, ये बड़ा सोचने की क्षमता आपकी जो है ना उसको और थिंकिंग बिग हो गया। हाँ, आप क्योंकि आप कंट्री के बारे में पढ़ रहे हो, अब आप एक स्टेट के बारे में नहीं पढ़ रहे। जब आप कंट्री के बारे में पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी पता चल जाती हैं। मैं ऐसा मतलब अगर मैं अभी बोलूँगा AS7 बन के कि नहीं ज़रूरी भी नहीं है एग्ज़ाम करना, वो भी एक मतलब लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है बिकॉज इसने ऑलरेडी एग्ज़ाम कर लिया है। बट द पॉइंट बीइंग कि अगर आप इस एग्ज़ाम में आते हो, आप वो रिस्क लेके तो आते ही हो कि आपका हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि ओनली 1000 पीपल विल डू इट। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप इतना सारा ब्रॉडली इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखेंगी। काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी बाकी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर एग्ज़ाम के बाहर। बट जब आप इस एग्ज़ाम से बाहर निकलोगे आपकी जो सोच होगी वो बहुत ही अलग होगी जब आप इस एग्ज़ाम में आओगे। ये तो बहुत ही तय चीज़ है, चाहे आप फिर लेटर ऑन कुछ भी करो लाइफ में, बट सोच आपकी बहुत बड़ी होगी और आप वो अच्छे से करोगे जो भी आप करोगे। तो वो मेरा मानना है। देखिए अभी क्या हुआ कि अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा था, चंडीगढ़ की फ़्लाइट ले रहा था। एक स्टूडेंट मेरे सामने आया और स्माइल कर, सर आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा बिल्कुल आ जाओ। अब स्टूडेंट नहीं कहेंगे बिकॉज ही हैज़ बिकम ए बिजनेसमैन। तो उसमें ने कहा कि अच्छा, तो कहते सर मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि राजेंद्र प्लेस ब्रांच में आपके पास वहाँ पढ़ता था। एक एग्ज़ाम मैंने सीरियसली दिए, इंटरव्यू तक गया, लेकिन उसके बाद मेरा आइडिया चेंज हुआ। मुझे लगा कि मैं शायद बिजनेस में ज़्यादा अच्छा करूँगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया? कहते सर कि जो आइडिया डेवलप ही हुआ मेरा बिजनेस का, वो आया इसमें आने के बाद। तो मैंने पूछा एक सिंगल रीज़न बताओ जिससे आइडिया चेंज हुआ। कहता सर सिंगल रीज़न ये है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लिया, और जैसे मैंने न्यूज़पेपर के अंडरस्टैंडिंग में गया तो पूरी दुनिया मेरे सामने खुल गई। और उससे मुझे आइडिया लगा कि भाई यदि मैं अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ तो मैं कैसे इस अवेयरनेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू सर कि अभी मेरा अपने का सिर्फ 4 साल हुआ है मुझे बिजनेस करते हुए, और मेरी कंपनी का 300 करोड़ का टर्नओवर है, एंड दुबई में मेरा हेड ऑफिस है। कैन यू इमेजिन कि उसने सिर्फ कहा कि सिर्फ इसलिए मैंने पूछा कि जो आपके यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट को दिया कि आपकी दुनिया बदल जाती, यू बिकम इवॉल्व बेटर। इस तरह के एक नहीं अनगिनत मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। डेफिनेटली करेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, साहस। और ये जो है इसके बिना इंसान कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी बच्चे आजकल क्वालिफाई कर रहे हैं, काफ़ी समय से अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, टॉप रैंक ला रहे हैं। आपको मैं जानना चाहूँगी कि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से एक गवर्नमेंट सर्वेंट के बेटे हैं, ठीक है, बहुत कोई लंबा चौड़ा ऐसा कोई बैकअप नहीं था, लेकिन एक साहस करना कि मैं कुछ बड़ा करूँ अपने लाइफ में, ये साहस कैसे अपने बनाया अपने? सर एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है हर किसी इंसान का। मेरा ये था कि बचपन से इवन दो मैं स्मॉल टाउन में मतलब बड़ा हुआ हूँ, वहीं पे स्कूलिंग की है, बट बिकॉज मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ता था आउटसाइड ऑफ द सिलेबस, मैं इंग्लिश शोज़ देखता था, बाकी चीज़ें करता था, टीवी देखता था, तो मतलब वो सोच तो मैं नेशनल लेवल पे सोचता था, मतलब उस लेवल का वो सोचता, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम में भी फ़ायदा हुआ। तो जैसे ये करेज की बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कॉलेज में था वहाँ पे कल्चर इतना नहीं था NIT श्रीनगर में, मतलब सिविल सर्विसेज का उतना कल्चर नहीं था। सो व्हाट हैपेंड वाज आई वाज द सिंगुलर पर्सनैलिटी हु वाज एक्चुअली प्रॉपर्ली प्रिपेयरिंग, लाइक थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC। उसकी वजह से जब प्लेसमेंट हुआ 7th सेम में के अराउंड, जब प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया तो मैं बैठा नहीं उनमें। देन उसके बाद गेट की फ्री कोचिंग भी हुई थी वहाँ, सारे लोगों ने ली। मैंने सोचा कि नहीं मैं नहीं लूँगा, इस टाइम में सिविल सर्विसेज का पढ़ूंगा, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं, गेट भी नहीं दिया, एंड मैं डायरेक्टली इस एग्ज़ाम में आ गया। मुझे उस टाइम ये लगा कि अगर मैं सिंगुलर फोकस करूँगा सिविल सर्विसेज पे तो हो सकता है मेरा हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा कभी ना कभी, अब पता नहीं सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में या जब भी।
बट वो करेज भी बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम। अब जब मैं हाइंडसाइट में देखता हूँ, इनफैक्ट इस टाइम करके मैं हाइंडसाइट में देख रहा था कि यार उस टाइम मैंने इतना सारा किया, दैट वाज एक्चुअली अ वेरी रिस्की मूव उस टाइम, बट इट टुक करेज टू एक्चुअली से नो टू गेट भी ना बोल दो, प्लेसमेंट को भी ना बोल दो, ये भी बोल दो। तो आपको लाइफ में देखना है कि कहाँ पे एक्चुअली करेज दिखाना है। ज़रूरी नहीं आप हमेशा प्लेसमेंट को या गेट को, या आप वो भी कर सकते हो, बट द पॉइंट बीइंग कि करेज तो चाहिए इस एग्ज़ाम में आने के लिए भी, और फिर एग्ज़ाम में रहने के लिए 2-3 साल जितना भी, क्योंकि हर अटेम्प्ट के बाद अगर आपका नहीं हुआ तो आपका वो थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन आएगा कि यार पता नहीं अब आगे करना चाहिए, होगा या भी नहीं होगा, क्या होगा। तो वो थोड़ा करेज। फिर आएगा मन में कुछ चीज़ छोड़ के गलत तो नहीं किया कि दूसरे फील्ड में नहीं गए। हम इस पे कई बार दोस्त भी कहेंगे कि आपको कहा है, फैमिली रिश्तेदार भी कई बार बोलने लग जाते हैं कि तुम क्यों मिस कर रहे हो, है ना। हाँ बिल्कुल। बीइंग फोकस्ड दैट लीड्स टू द पाथ। यदि आप फोकस्ड हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। जो आप Yes, बात कर right. रहे हैं उससे जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि आपको फोकस्ड रहना है। हमने चुन लिया अपना 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 गोल, अपनी मंजिल तय होगी, अब हमें इसको फोकस्ड होकर के लेके जाना है। यस एंड दैट इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय पेशेंस एंड परसिवरेंस, बिल्कुल। राइट। यस धैर्य बनाए रखना, अथक प्रयास में लगे रहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यही जो ड्राइव है इंसान को लेके जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने अनुभव से आपकी पेशेंस, परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये तीनों को जरा आप बताइए। सो हाँ, सबसे पहले अगर हम पेशेंस की बात करेंगे तो इस एग्जाम में पेशेंस तो मतलब दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट यू हैव टू गेन, बिकॉज जैसे आप 1 साल एग्जाम दोगे, इवन आपका मिनिमम अगर आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है प्रॉपरली क्लियर और आपको फिर से नहीं देना पड़ रहा है, फिर भी 2 साल उसमें जाएंगे। सो पेशेंस तो आपका ये है कि आप अगर सोच रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि यार मेरे को IAS करना है, इवन इफ यू वर्क द हार्डेस्ट स्टिल आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। तो 2 साल हर रोज उठ के सेम चीज करना, ऑब्वियसली दैट्स डिफिकल्ट। तो 2 साल के लिए आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज, अगर नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, फिर डिससेटिस्फैक्शन आएगी, उसके बाद भी आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे राइट जाके। राइट। तो वो कॉन्स्टेंटली वो पेशेंस का रहता है। देन परसिवरेंस यू हैव टू शो एवरी सिंगल डे। आप उठे, आपको लेट से मतलब ऑप्शनल आपने किया, ऑप्शनल का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, फिर आपने आंसर लिखा, उसमें कम मार्क्स आ गए, तो बट आपको स्टिल सोचना है कि नहीं चलो नेक्स्ट लिखता हूँ, फिर उसमें भी कम आ गए, फिर ऐसे ऐसे चलता है। देन कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, तो आपको उन डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू निकलना पड़ेगा परसिवरेंस के साथ। मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम नहीं होता, आपके टेस्ट में कम आते हैं, आप बुरा तो फील करोगे, वो तो डेफिनेटली है, बट वहाँ पे डिफाइनिंग आपका यही रहेगा कि अगर आपने फिर भी आगे आप बढ़े उसके, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि हर दिन आप प्लान करो। आज आपने काम किया लेट से 8 घंटे का, आप नेक्स्ट दिन ये नहीं बोल सकते कि कल मैंने काम किया था, आज नहीं करेंगे तो चल जाएगा। आज नहीं करेंगे तो चल जाएगा। आपको कल भी काम करना पड़ेगा, परसों भी। आप कितना भी एक दिन काम कर लो, उसका नेक्स्ट डे पे ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बीच बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं आप, बट इस एग्जाम में बहुत ही कम है वो, होना तो बहुत ही कम चाहिए। कंसिस्टेंसी का फायदा ये होगा अल्टीमेटली कि आपका क्यूमुलेटिव नॉलेज बढ़ेगा। एक दिन आपने जो पढ़ा, दूसरे दिन उसके ऊपर बिल्ड होगा, तीसरे दिन उसके ऊपर बिल्ड होगा। अल्टीमेटली 1 महीने में आपका जो नॉलेज होगा वो आप पहले दिन बहुत ही अलग होगा और तीसरे दिन ग्रेजुअल एवोल्यूशन हो रहा है आपको, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा है। अदरवाइज आपका यूजुअली सबका ऐसा होता है कि किताब कौन सी पढ़नी है और क्या करना है और जंप कर गए। हाँ जंप करेंगे। मतलब जैसे अगर इंजीनियरिंग में या यूजुअली उन एग्जाम में ऐसा होता है 10 दिन पहले पढ़ लिया, तो वो यहाँ पे नहीं चल सकता। यहाँ पे आपका ग्रेजुअल एवोल्यूशन होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एग्जाम में जाओगे, आप देखोगे कि क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ही रैंडम आ जाते हैं। वो रैंडम उनके हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब से हो सकते हैं। हाँ, वो चेक कर रहे हैं कि आपने ओवरऑल कितना वेल बिल्ट पर्सनैलिटी, वेल नॉलेजेबल पर्सन हो कि नहीं आप। तो वो डेली कंसिस्टेंसी शो। ये अभी आपने कहा पर्सनालिटी, बेसिकली इस पूरे प्रिपरेशन में आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि आपको एक बहुत लीडिंग पोजीशन में जाना है और ऑल थ्रू योर 30-40 ईयर्स ऑफ करियर आप लगातार पोजीशन बढ़ती जाएगी, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएंगी। यस जब से ज्वाइन करोगे तब तक रिटायरमेंट तक आपकी इवोल्यूशन बढ़ती जा रही है। रिटायरमेंट के बाद भी आपकी पोजीशन अच्छी मिल सकती है। तो इससे कंटिन्यूस प्रोसेस, तो इसके लिए आपको उसी माइंडसेट के साथ इसको करना चाहिए। बिल्कुल। एक बहुत खूबसूरत कविता है इसी बात पे, कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है। कबीर की लिखी हुई है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब ये है कि एक पौधा लगा करके यदि आप चाहोगे कि एक ही दिन 100 घड़ा पानी डाल दें और पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो वो कभी नहीं होगा।
उसके लिए लगाने के बाद लगातार आपको सींचना है, कंसिस्टेंट है, और कितना पानी रोज़ देना चाहिए, खाद देना चाहिए, ये आपको कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा, अदरवाइज जो पौधा ही खत्म हो जाएगा यस और आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपने जो कंसिस्टेंसी की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किया है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, क्योंकि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होता है। ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया, कुछ सुन लिया, ये बाहर का मोटिवेशन तो बहुत लंबे समय तक तो रहता नहीं। जब तक वो कैंडल मोटिवेशन अंदर से नहीं जलेगा तो नहीं रहेगा। तो अपने अनुभव से आप फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए बताइए कि कैसे मोटिवेटेड रखें अपने आप को। सर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये है कि आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज। वो मेरे लिए मतलब पहले से क्लियर था कि चलो लेटर ऑन मैंने जब से बात की कि सिविल सर्वेंट्स का मैंने देखा था जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो एक मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली रहता है यार, अगर एग्ज़ाम हो गया, जो मेहनत अभी कर रहे हैं अगर उसकी वजह से एग्ज़ाम हो गया तो कल को अच्छा करने को मिलेगा, कंट्रीब्यूशन करने को मिलेगा, और उससे जो लेटर ऑन सेटिस्फैक्शन आएगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कि अभी आप ग्रेटिफिकेशन मत करो, शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे कि लॉन्ग टर्म जो आपको सेटिस्फैक्शन आएगा उस जॉब से कुछ करने से, वो बहुत ज़्यादा होगा आज के कंपैरिजन में। तो वो एक मोटिवेशन रहती है। बट एवरी डे व्हेन यू वेक अप, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड? अब हर दिन ऐसे होता है कि आप जब गोल सेट करोगे, मैं ऐसा करता था कि हर दिन का गोल सेट करता था, फिर शाम को सोचता था मैंने कितना इवेलुएट कर लिया, मतलब समझ गया कवर कितना कर लिया, और अगर मैंने काफ़ी कवर कर लिया तो वो एक मोटिवेशन रहता था, यार इतना हो गया आज, बढ़िया हो गया, कल इससे भी अच्छा करता हूँ। तो ऐसे ये शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ भी आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। और उसके अलावा आई थिंक आउटसाइड ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड बाय योर फ्रेंड्स। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं इस एग्ज़ाम में, उनसे बात करके आप अपने सारे मतलब जो इनसिक्योरिटीज़ एग्ज़ाम के रिलेटेड है उनसे बात कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के थ्रू जाने में। बस इस सब में ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ बी इंटरनल, यस यस कि आप हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर। कभी कभी हो सकता है कि लोग अवेलेबल ना हो, बिजी हो या बाकी चीज़ें, और आप जब विद इन द एग्ज़ाम होते हो तो आप वो बात भी नहीं कह पाते। तो वो आपको खुद से जूझ के अंदर देख के आपको करना। बेसिकली हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करता है, हाँ और ये जो ऑटो सजेशन है आपका गुड है या बैड है, आपका भविष्य डिसाइड कर रहा है कि आप अपने को सजेस्ट क्या कर रहे हो। तो किसी का मोटिवेशन तो 10 मिनट का सुनेंगे, किसी की बात करेंगे 1 घंटा, वो तो थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वो अपने अंदर होता है। बिल्कुल। और उसी के लिए जो कॉन्सेप्ट है कि आपके 2 मित्र हैं आपके अंदर में, एक हैं मिस्टर डिफीट और मिस्टर ट्रायम्फ, विजेता है या हार वाला व्यक्ति है। किसको आप जगाते हो उसी पर आपको चलना है। सजेशन अपना फ्रेंड एंड एनिमी, मित्र और शत्रु, दोनों अपने अंदर ही इंसान का होता है। अच्छा है कि मित्रता जो है उसके साथ रखें जो विजेता है। एक पढ़ाई के दौरान में, सिविल सर्विसेज के दौरान में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ें वहाँ पढ़ें। इतने आजकल तो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, इतने सारे बुक मटेरियल हो गए हैं, सोशल मीडिया में ओवरलोड ऑफ मटेरियल है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि अपने किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और फोकस रहना चाहिए? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, और वो बेसिक यूजुअली मेरे को लगता है एनसीईआरटी से आता है। और उसके अलावा अगर आपको कोई रेफरेंस चीज़ देखनी है तो कुछ टॉपर्स होते हैं, मतलब आप किसी भी टॉपर का उठा लो, उनका ऑब्वियसली अलग अलग होगा, बट आप एक को फॉलो करो। अब सबके पीछे दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग होगा। आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बना के, और जो आपको सूट करे, बिल्कुल जो आपको बिल्कुल सूट करे, क्योंकि हर किसी की एडवाइस, हर किसी का रिसोर्स थोड़ा अलग होता है और वो आपको सूट भी नहीं कर सकता कभी कभी। तो आप उसके हिसाब से अपनी रिसोर्सेज चुने। बट बेसिकली जो एनसीईआरटीज फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए वो तो करनी ही पड़ेंगे, उसके अलावा नहीं हो सकता। उसके अलावा यू हैव टू ऑल्सो बी वेरी कॉशियस कि जो आपका रिसोर्स है इज़ दैट एक्चुअली अलाइन टू द एग्ज़ाम। और ऐसा भी हो सकता है कि रिसोर्स मतलब हिस्ट्री पे ही है, बट वो हिस्ट्री जनरल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की कितनी सारी किताबें आती है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं ऑल। यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, इज इट एक्चुअली रिलेवेंट फॉर द एग्जाम। और वो आप कैसे करेंगे? आप उस सोर्स को लेट्स से कि आपने एक बार देख लिया, अगर किसी ने रेकमेंड किया है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैन यू एक्चुअली आंसर देम यूजिंग दिस रिसोर्स। अगर आपको लग रहा है कि हाँ चलो 70% यू कैन आंसर, तो ठीक है, क्योंकि नो रिसोर्स कैन कवर एवरीथिंग। अल्टीमेटली फिर यू हैव टू स्टिक टू दैट रिसोर्स और बार बार उसी को आप रिवाइज करते जाइए। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब
फोर्थ फिफ्थ रिवीजन के बाद आप ऐसी चीज़ें देखने लग जाते हो उसमें जो आपको बिल्कुल पहले दिखती ही नहीं है, राइट। मतलब पहली रीडिंग में। क्योंकि फिफ्थ रीडिंग के बाद ऐसा होता है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको रिसोर्स में पता चल जाती है और आपको लगता है कि चलो नया कुछ, मतलब आपका ब्रेन नया कुछ ढूंढने का ट्राई करता है जिससे आपको थोड़ा सा आनंद मिले। तो उस प्रोसेस में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी क्लियर हो जाती हैं जो कि प्रॉब्ली उस ऑथर ने लिखी भी नहीं थी बिटवीन द लाइन्स। वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, rather देन आप 1000 रिसोर्सेज पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं। स्टडी रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना बिल्कुल। एंड बीइंग फोकस्ड एंड बीइंग इन लव विद दीज स्टडी रिसोर्सेज आर वेरी एडवाइजेबल कि आप उस पर बार बार पढ़िए, ना कि हर किसी ने को नई चीज़ सजेस्ट कर दिया और आप उसके पीछे भागते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी बात से निकल के आ रही है, जिसको रीएम्फसाइज करना चाहूँगा, कि यदि सोशल मीडिया में चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम भी फ्री है। टाइम आपके पास लिमिटेड है, बहुत कीमती है, और आपको बहुत सोच समझ कर करके किसी को फॉलो भी करना है तो कैसे करिए, और देखिए कि आप उसका समय कितना लगा रहे हैं। सोशल मीडिया हैज़ बिकम ए वेरी बिग डिस्ट्रैक्टर टुडे, दोज फॉर स्पेशली फॉर द पीपल जो उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी में आप सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में बताइए कि हाउ दे शुड यूज़ इट, स्टॉप इट, व्हाट शुड दे डू। सोशल मीडिया के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि यूजुअली बोला जाता है, एक कोट है कि इफ़ समथिंग इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। ये वही वाली बात हो रही है यहाँ पे। मतलब कंपनीज तो वैसे साइकोलॉजिकली डेवलप करते हैं सिस्टम्स को कि आप एडिक्ट हो जाएं। तो अगर मेरा पर्सनल ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इमेच्योरली यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को, ज़्यादा टाइम इसमें जा रहा है स्पेशली इस प्रिपरेशन में, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। सबसे कीमती भी जो चीज़ है आपके पास वो टाइम है, तो उसको सेव करना है और उसके लिए आपको सोशल मीडिया ऐप काटनी पड़े या कुछ करना पड़े, आप उसके हिसाब से कर लीजिए ना। देयर कैन बी सम सोशल मीडिया जो कि आपको बिल्कुल ज़रूरत है, जैसे व्हाट्सएप पे घर वालों से या कुछ ऐसा, तो वो आप मिनिमम करिए, मिनिमम उसका यूज़ करिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन जस्ट ब्लॉक, यू कैन जस्ट कट आउट ओनली फॉर द टाइम टिल यू डू यूपीएससी। उसके बाद आपको जैसे ठीक लगे तो आप उस हिसाब से इसके काउंसिल अपने को बेसिकली क्या है, अदरवाइज भी देखिए लाइफ बहुत कीमती समय है। हाँ बिल्कुल उसमें है कि आप कोई भी चीज़ में यदि आप डिस्ट्रैक्टर्स से नहीं बचेंगे बिल्कुल। तो नेचुरली आप अपनी किसी भी मंजिल पे नहीं जाएंगे, चाहे किसी फील्ड में आपको जाना है। पर हाँ, जो काम की चीज़ें यदि जुडिशियसली यूज़ करते हैं तो दैट विल रियली मेक ए डिफरेंस इन योर होल लाइफ देयर। टॉकिंग अबाउट द 3 स्टेज ऑफ एग्जाम, प्री मेंस इंटरव्यू, 3 स्टेजेस भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ने बनाया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यूपीएससी ने 3 स्टेज बनाया ही क्यों है? आपको कैसे क्या क्या लगता है इसका अपने अनुभव से? मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 ब्रॉड चीज़ें देखना चाहते हैं। एक तो आपका रिटेंशन पावर ब्रॉडली कितना है और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो प्रीलिम्स से निकल के आती है। दूसरा कि आप कितना अच्छे से लिख सकते हैं, आप कितना अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स पेपर पे डाल सकते हैं। क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है बट वो बिखरा हुआ है कि एक जगह पे एक चीज़ के बारे में बात करो 2 पेज पे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पेज पे आप 1000 चीज़ें लिख दो जो रेलेवेंट ही नहीं है। सो वो दूसरी चीज़ है कि ऑर्गेनाइज नॉलेज का राइटिंग कितना अच्छा है। वो तीसरा मुझे लगता है कि वो पर्सनैलिटी कैसी है, वो तो पर्सनैलिटी ओवरऑल आप असेसमेंट उस लेवल पे। बिल्कुल। ओवरऑल आपकी सोशल एबिलिटीज़ क्या है, मेंटल कैलिबर कितना है और आप प्रेशर को कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो आई थिंक इन 3 चीज़ों के लिए दे हैव मेड दीज 3 स्टेजेस। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को जैसा हम सभी जानते हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग, लेकिन स्क्रीनिंग में एक बेसिक एबिलिटी टेस्ट हो रहा है कि आप इस एग्जामिनेशन में बैठने के लायक हैं या नहीं हैं, या उस तरह के आगे इवॉल्व कर में आएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लाखों लोग इसमें अपीयर होते हैं, कुछ हज़ारों में मेंस को बुलाया जाता है, काफ़ी बड़ी एक रसलाइशन इसकी होती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एग्जामिनेशन में मेमोरी का टेस्ट, रिटेंशन ऑफ पावर कितनी है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो एक टेस्ट हो जाता है। यस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, आपके सर्विस में भी ये सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग में आएगा, तो इसका भी टेस्ट कर रहे हैं कि कितने हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाउ यू आर गुड इन सेलेक्टिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस जो आपके सामने अवेलेबल है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ एक्यूरेसी एंड टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी आपकी कितनी अच्छी है, तो ये चारों फैक्टर्स इसके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। यस। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी अपने आप में बड़ा डाइसी है। आपने 3 एग्ज़ाम दिए हैं। पहले एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो गया एंड यू बिकेम IRS ऑफिसर, आपको मिल गया, आप ट्रेनिंग में भी हैं। सेकेंड प्रीलिमिनरी में आपका प्रीलिमिनरी नहीं हो पाया, और थर्ड में आप ऑलरेडी 7th रैंक लेके बैठे हुए हैं। तो हम आपकी एक्सपीरियंस को, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस को मैं चाहता हूँ कि आप
क्या प्रिकॉशन हो चाहिए और वो क्या गलती हुई जो आपने सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया, सारा भी बताइए आप। सो फर्स्ट एग्ज़ाम जब मैंने दिया था, मैंने प्रीलिम्स पे काफ़ी फोकस किया था उस टाइम, और मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे। ऐसे टेस्ट लिखे गए थे कि जैसे वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सिमुलेशन टाइप ऑफ थिंग। फिर मैं रियल एग्ज़ाम में जब गया तो उस टाइम मेरे 116 आए थे। मुझे लगा कि मतलब मैं प्रीलिम्स में अच्छा खासा ठीक हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने आ गए एंड आराम से प्रीलिम्स हो गया। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मैंने प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लिया, मतलब बहुत कम प्रेशर था। मैंने आराम से आई कुड डू 96 क्वेश्चंस, विच एट दैट टाइम 2020 में मुझे लगा था कि डिफ़िकल्ट पेपर था। इट वाज एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू डू दैट मेनी क्वेश्चंस। सो वो एक होता है कि आपका प्रेशर नहीं होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज लाइक नॉट कॉशियस एट ऑल, डिड नॉट टेक इट सीरियसली, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एग्जाम कर लिया था। और वो जल्दी में उस टाइम हो गया कि 15 दिन का रिजल्ट एंड प्रीलिम्स के बीच में टाइम था बस। तो मैं वहाँ चला गया, थोड़ा सेलिब्रेशन का मूड, सेलिब्रेशन का मूड तो ऐसे ही, मतलब मन भी नहीं था इस टाइप का वो सेकेंड अटेम्प्ट लिखने का। तो फिर मैंने कर लिया, और उससे मुझे पता चला कि नहीं, एग्जाम कैन नॉट बी टेकन लाइक नॉट सीरियसली, इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रॉपरली प्रिपेयर किया था, प्रीलिम्स के लिए भी प्रॉपरली प्रिपेयर किया था। और इस टाइम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था प्रीलिम्स के लिए भी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक टाइप का ट्रेंड है सिविल सर्विसेज में कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, उनके आंसर से आपको थोड़ा सा पता चल सकता है कि आगे क्या हो सकता है। तो वो मैंने किया, उससे बेटर हो गया इस टाइम। आई कुड डू प्रीलिम्स प्रॉपर्ली। देखिए, एक फिल्म है इंटर द ड्रैगन, उसमें ब्रूस ली, जिसके बारे में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट्स चैंपियन एंड सुपरस्टार, जो अपनी शर्तों पे बना, मेहनत से बना, उसमें एक डायलॉग है कि हिट एवरी टाइम सीरियसली, डोंट टेक इट कैजुअली। अपने एक स्टूडेंट को गाइड करते हुए इसमें एक सीन आता है। उसी तरह से क्या है, कोई भी अटेम्प्ट लाइफ में कैजुअली नहीं लेनी चाहिए। यदि आप सीरियसली लेंगे तो यदि आप फेल भी होंगे, मिस भी करेंगे, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, जो अगली हिट आपकी और तगड़ी होने जा रही है, राइट। तो आपने बहुत ईमानदारी से इसको बताया कि सेकेंड अटेम्प्ट को हमने लिए, बहुत लोगों से गलती ऐसी होती है, लोग तक चलो एक बार आजमा के देख लें। एग्जामिनेशन आजमा के देखने वाली बात नहीं होती, पहली बार भी। और एक बार हो गया तो इसका मतलब नहीं कि अगली बार आपका हो ही जाएगा, बिकॉज एवरी अटेम्प्ट इज ए सीरियस अटेम्प्ट बन है। तो वो कुछ बेसिक बातें पॉइंट फॉर्म में आप बताइए कि जो प्री क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है स्टूडेंट को। सो आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो है कि आपके रिसोर्सेज बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके अपने नोट्स होने चाहिए। जितना आपके अपने नोट्स क्लियर होंगे उतना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट में इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। सेकंड चीज़ है कि आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा प्रीलिम्स में। इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा होगा कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपको हाफ नॉलेज होगी और वो प्रॉब्लम करेगा, लेटर ऑन आप गलत ऑप्शन टिक करके आओगे। थर्ड थिंग इज़ दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बिफोर हैंड, कि प्रीलिम्स में जाने से पहले आपने एटलीस्ट चलो 20-30 टेस्ट तो लिखने ही हैं, और उन टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है। ऐसे अगेन शुड नॉट टेक देम लाइक कैजुअली कि चलो टेस्ट ही है। टेस्ट छोड़ के आपको ऐसा सोचना है कि प्रीलिम्स का एग्जाम है और उस हिसाब से 2 घंटे के करने हैं। एंड ऑल्सो फोकस ऑन सीसैट ऑल्सो, क्योंकि सीसैट का जो पार्ट हम यूजुअली भूल जाते हैं। हाँ, वो 1 2 4 दिन 10 दिन की बात नहीं है, शुरू से करना। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब शुरू से आपको प्रॉपरली हर किसी चीज़ का प्लान करना पड़ेगा कि ऐसे करना है। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, एंड यू शुड ऑल्सो हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट्स। प्रीलिम्स में ऐसा मैंने देखा है काफ़ी टाइम ये होता है कि मतलब कॉन्सेप्ट पता है तो आपको लगता है कि चलो ठीक है यार, मतलब इतना डीपली नहीं देखूंगा, चलो ऊपर से। देन यू गो टू द एग्जाम, यू सी कि वो जो उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा ना वो इतना प्रॉपरली पूछ रहे हैं कि आपको 2 ऑप्शंस के बारे में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितना अच्छा होगा उतना ईजी रहेगा आपके लिए वो टिक कर। यस यस, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी एडेड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जस्ट नहीं कि आपने याद कर लिया या क्रैम रट्टा लगा लिया, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट देयर, राइट। अभी आपने नोट्स की बात करी, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ हमने देखा बड़ा बल्क की नोट बना लेते हैं या मार्केट से बहुत बल्क की नोट उठा के पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ क्या है कि जब तक अपनी एकदम बिल्कुल कहते हैं कि पर्ल्स के फॉर्म में साग जो है ना, पूरे समंदर से आपको वो मोती चुनना है, जब तक वो तरह से बना करके नोट्स नहीं बनाएंगे और रिवीजन के लिए हैंडी नहीं बनाएंगे, तब तक आपके काम नहीं होगा, राइट। तो आर्ट ऑफ नोट मेकिंग के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए। सो नोट मेकिंग के बारे में मेरा ये है कि आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं आप अपने वर्ड्स में लिखिए पहले तो। डायरेक्टली कॉपी करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अनटिल इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर आप अपने वर्ड्स में नहीं लिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से बुक लिख रहे हैं।
तो वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अपने नोट वर्ड्स में लिखिए। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट्स उस सब्जेक्ट के बेसिक हैं वो छूटने नहीं चाहिए नोट्स में। तीसरी चीज़ ये है कि यू शुड ऑलवेज कीप अ स्पेस। नोट्स में एक जगह ऐसी रखिए जिसमें आगे जाके आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं करंट अफेयर से, या कोई कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ओवर टाइम आपके नोट्स ऐसे बहुत जम्बल्ड बन जाएंगे और फिर मन भी नहीं करेगा पढ़ने का। तो नोट्स ऐसे क्लीन दिखने चाहिए कि आपको हमेशा ऐसा लगे कि चलो पढ़ता हूँ, और ऐसा हो नोट्स में कि ज़्यादा बड़े ना हो, कि बहुत ही इलैबोरेट नोट्स बना लिए। वैसा नहीं करना है। जीएस में तो बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शनल में आप कर सकते हो कि इलैबोरेट नोट्स बनाओ। जीएस में इट शुड बी मेड फॉर रिविजन। नोट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें रिविजन करने में कम टाइम लगे। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी। एंड ऑल्सो नोट शुड बी मेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑल्सो देख के, कि आपको ट्रेंड जब पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ क्या रहा है एग्जाम में, तो उस हिसाब से आपके नोट्स भी प्रॉपर बनेंगे। बेसिकली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को तो टाइम अगेन देखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। यदि आप प्रॉब्लम दिमाग में डालोगे तो सॉल्यूशन की सर्च में दिमाग भी सही काम करेगा। तो सिलेबस को डिकोड करना और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ये एक बहुत आवश्यक बिंदु हो जाता है। देन कम्स अबाउट समथिंग अबाउट द मेन एग्जामिनेशन, कि मेन एग्जामिनेशन को लेते हुए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताइए कि मेन एग्जामिनेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए। मेंस एग्जाम में आपको बेसिकली आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। और आंसर राइटिंग के लिए रिसोर्सेज ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से रखिए। मैंने मॉडल आंसर्स किए थे टेस्ट सीरीज के। एक बार आपने रिसोर्सेज किए, उसके बाद आई थिंक आंसर राइटिंग इज ऑल्सो स्किल जो कि लॉन्ग टर्म में डेवलप होगा। तो आप तो टेस्ट सीरीज लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। हर दिन 1 घंटा रख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखिए, उसको सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए या किसी मेंटोर के पास भेज के इवैल्यूएट करवाइए। और आप देखेंगे कि इवन 2-3 महीने के अराउंड आपका जो आंसर राइटिंग स्किल वो बहुत इमेंसली डेवलप होगा, एज कम्पेयर टू अगर आप रैंडमली लेट से टेस्ट लिख रहे हैं 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार लिख रहे हैं, तो उसका कोई फ़र्क इतना पड़ेगा नहीं अगर आप क्यूमुलेटिवली वो नहीं कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड रोज़ लिखेंगे तो रोज़ आपको पता चलेगा कि ये वाली गलतियाँ हो रही हैं और ये नहीं करनी है। मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में मैंने ये किया था एंड दैट हेल्प मी इमेंसली। हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो ऑप्शनल का ये रहता है कि आपका इंटरेस्ट तो बहुत उसमें ज़्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कि मतलब आप 2 साल 3 साल एटलीस्ट वो सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ पाओ। क्योंकि 1 साल के बाद ऐसा होगा कि आपको लगेगा रेपिटेशन हो रहा है, और अगर आपको वैसा लगने लगा तो आप वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। और इस एग्जाम में मिनिमम 2 साल तो देने ही है, इवन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करोगे। तो आपको ऐसा ऑप्शनल चूज करना है जो आप 2 साल 3 साल मिनिमम आप प्रॉपरली पढ़ सको और जिसमें आपको एंजॉयमेंट मिले। सो उसके लिए आई वुड से दैट्स द फर्स्ट थिंग। बाकी आप स्कोरिंग देखिए और आप रिसोर्सेज देखिए कि उस सब्जेक्ट के रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट उनमें है तो आपको चूज़ करके आपको हेल्प हो जाएगी। इंटरेस्ट, स्टडी रिसोर्सेज, एंड आपकी उसके साथ कितने लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओपिनियन फॉर्म करें। सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट, आपके हिसाब से यूपीएससी उसमें क्या देखना चाहती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज इसका नाम भी पर्सनालिटी टेस्ट है, तो ये एक डायरेक्ट जॉब इंटरव्यू की तरह नहीं लेना चाहिए। वी शुड टेक इट लाइक ए पर्सनालिटी टेस्ट। उसका ये मतलब है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, जब आप लोगों से मिलते हो तो उनको फील कैसा होता है, कि आपसे बात करके कैसा फील होता है। तो उसमें अगर आप सिलेबस में जाओगे तो इंटरव्यू का भी एक प्रॉपर उन्होंने लिखा है सिलेबस में कि दे वांट टू चेक द मेंटल कैलिबर, द सोशल स्किल्स एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में इनको कितना आइडिया है, एंड इनकी कितनी डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी ना हो जो एग्जैक्टली मतलब एग्जाम के लिए पढ़ के आया, बस उसके अलावा उसको कुछ भी पता नहीं। हाँ, दुनिया का कुछ पता नहीं। आपका एक वेल बिल्ड पर्सनैलिटी होना चाहिए, थोड़ा नॉलेजेबल होना चाहिए, थोड़ा फ्रेंडली सोशल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यदि बेसिक ट्रेड्स की बात करें तो आपको सबसे पहले बुकिश नहीं, हाँ, बल्कि एक जर्नलिस्ट होना है कि आप ओपिनियन अपना भी फॉर्म कर पाए हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव टू टेक डिसीजन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल, एंड सबसे बड़ी चीज़ कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए। ब्लफ मास्टर ना हो कि कुछ से कुछ आपने कर दिया कि एग्जामिनेशन में कि हमने 5 लोग बैठे हैं उनको समझ लिया कि भाई इनको कुछ भी ब्लफ करेंगे तो काम चल जाएगा। दे आर वेरी वेरी सीजन पीपल इन द इंटरव्यू बोर्ड देयर। मैं आपसे चाहता हूँ कि जाते जाते आप अपनी 2-3 बातें जो अपनी सलाह के तौर पे देना चाहेंगे कैंडिडेट को, वो बताइए। सबसे पहली चीज़ कि
इस एग्ज़ाम में ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं नहीं, सो हार्ड वर्क पे फोकस कीजिए। स्मार्ट वर्क डेफिनेटली आप कीजिए, बट हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़ यू नीड कंसिस्टेंसी। इतने टाइम के लिए आप पढ़ोगे, आपको हर रोज़ उठ के पढ़ना ही पड़ेगा, और उसकी वजह से आप देखो कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, आप कट हो जाओगे एग्ज़ाम से, तो लेटर ऑन यू विल रियलाइज़ कि आप भूल चुके हो जो आपने पहले पढ़ा था। तो ये दो चीज़ें आई वुड से। उसके अलावा यू शुड ऑलवेज बी कि एग्ज़ाम के अलावा भी आप कुछ पढ़ रहे हो, लाइक रीडिंग हैबिट एक डेवलप कर लो। वो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा और लेटर ऑन लाइफ में भी हेल्प करेगा। एंड आई वुड से कि इस प्रिपरेशन को मतलब थोड़ा एन्जॉय कीजिए, एन्जॉयमेंट की तरह लीजिए, सो दैट आप बोर ना हो। मतलब 2-3 साल भी अगर पढ़ाई करनी है तो आप बोर ना हो, उस हिसाब से लीजिए कि चलो आप दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। Enjoy the whole journey to success. That should be the spot. Thank you very much, वसीम, आप सक्सेस पिक्स प्रोग्राम में आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बात को सुनकर आपने जो ईमानदारी से सबको समझाया है, फ्यूचर एस्पायरेंट्स आपको जो वॉच कर रहे हैं उनको एक रास्ता मिलेगा, भटकने से बचेंगे और अपने मुकाम के लिए अपनी करेज, अपने डिटर्मिनेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.